वेलकम टू लेट्स एजुकेट। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़। इससे पहले हम एक आपके लिए रिवीजन सीरीज़ लेके आए थे जिसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन कराया और बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। अब हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर से आ चुके हैं, बार बार आते रहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस की तरफ से हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि हर बार आते हैं और इनसे रिलेटेड ही आएंगे या इनके जैसे ही आएंगे। थोड़ा फिगर चेंज हो सकती है या थोड़ा और कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा और हम उम्मीद करते हैं कि सीरीज़ में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे पाएँ। हमारा टारगेट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स में स्कोर करें। अब बात करते हैं इस सीरीज़ में आपके अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं, टैक्स के क्वेश्चंस हैं, ऑडिट के क्वेश्चंस हैं, ये कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन, एज पर द शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ। आपको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर बनती है कंपनीज एक्ट के 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। इस शेड्यूल 3 में दो पार्ट होते हैं। पार्ट 1 आपका बैलेंस शीट में आता है, इसमें बैलेंस शीट बताई जाती है, और पार्ट 2 में आपकी प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताया जाता है। ठीक है, कई बार ये पार्ट्स भी पूछ लेते हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए। पार्ट 1 में बैलेंस शीट और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पे पूछा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका किस हेडिंग के अंदर आता है। देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक रिजर्व है, तो जो लायबिलिटी साइड में हेडिंग होती है आपकी रिजर्व एंड सरप्लस, ये उसके अंदर आता है। किसी भी तरह का रिजर्व हो उस रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर ही आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लब ऑफ एबीसी क्लब हैज 100 मेंबर which annual fees of 10,000 per member. At the end of accounting year, accountant noticed that 30 members have not paid the annual fees, 70 members has paid in advance. What is the value of cash receipt? ये कैश रिसिप्ट बताना है कि एनुअल कैश रिसिप्ट कितनी आई। देखिए, एक क्लब में 100 मेंबर हैं जिसमें से इनकी एनुअल फीस है आपकी 10,000। यहाँ पे 10,000 तो ये आपकी टोटल होगी 10 लाख रुपीज़। तो आपको यहाँ पे जो टोटल फीस है वो हो गई आपकी 10 लाख रुपीज़। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 30 मेंबर यानी 100 में से जो 30 मेंबर हैं उन्होंने क्या किया, हैव नॉट पेड द फीस, यानी कि उन्होंने पेमेंट नहीं की। और जो 70 मेंबर है इसका मतलब उन्होंने पेमेंट की है। ठीक है, तो 70 मेंबर का कितना अमाउंट हो गया, 70 इंटू 1000, 70 इंटू 100 है, तो ये आ गया यहाँ पे 70,000। ये 1000 थी फीस। ठीक है, तो यहाँ पे 70,000 की फीस हमें मिल चुकी है। उसके बाद वो कहता है कि 70 मेंबर हैड पेड फीस इन एडवांस। एडवांस का मतलब है कि ये जो एडवांस दी है वो नेक्स्ट ईयर की दी है, वो इस ईयर की इन्होंने नहीं दी, ये नेक्स्ट ईयर की है। नेक्स्ट ईयर की फीस है, तो यानी कि जो फीस आ चुकी है हमें एडवांस में वो भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये भी आ चुकी है। कैश रिसिप्ट पूछा है, तो 70 मेंबर की फीस और आई है हमारे पास, टोटल हो गई 70,000। ये 70,000, ये 1,40,000 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इन्होंने कहा था 30 मेंबर जो थे उन्होंने फीस पे नहीं की थी, इसका मतलब 70 मेंबर्स की फ़ीस आ चुकी है और बाकी 70 ने अगले साल की भी हमें एडवांस दे दी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन के नंबर पे ना जाइए, ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमने अपने मॉक टेस्ट से लिए हैं।
जो लास्ट ईयर हमने अपने मॉक टेस्ट कराई थी जब ये वैकेंसी आई थी, तो हमने 10 मॉक्स प्रोवाइड किए थे, उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये हमने उससे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसमें आप नंबर के अकॉर्डिंग मत जाना, वो आगे पीछे आते रहेंगे। विच आई टी आर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। विच आई टी आर रिटर्न इज फाइल्ड बाय कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जामेशन अंडर सेक्शन 11। जो सेक्शन 11 की कंपनी, जो कंपनी सेक्शन 11 में एग्जामेशन क्लेम करती है, उससे अदर कंपनी यानी कि जो नॉर्मल कंपनी है, वो किसी उसकी क्या रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट क्या है, हमको ये बतानी है। देखिए आपको पता होना चाहिए, ये इनकम टैक्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कंपनी जी क्या हो रहा है इसमें आज। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, किस में होता है, आई टी आर 6। आई टी आर 6 जो है वो कंपनीज की रिटर्न फाइल करती है। आई टी आर 6 के अंदर हम कंपनीज अदर देन आपकी, अदर देन सेक्शन 11 कंपनीज, यानी कि सेक्शन 11 में कौन सी कंपनी आती है, जो ट्रस्ट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आता है कि भाई ये सेक्शन आई टी आर 4 क्या होता है। देखिए मैं आपको बताते चलूँ साथ में कि जो आई टी आर 4 होता है वो आपका 44 ए डी, 44 ए ई और 44 ए डी है। ये जो आपकी प्रिजेंटिव टैक्सेशन होता है, प्रिजेंटिंग टैक्सेशन, उसकी रिटर्न जाती है आपकी आई टी आर 4 में प्रेजेंटिंग। और आई टी आर 5 में किसकी जाती है, आई टी आर 5 में जाती है आपकी फर्म की, जो आपकी फर्म होती है आपकी एल एल पी, और जाती है आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसकी रिटर्न जाती है आपकी 6 में। उसके बाद 7, 7 में आई टी आर 7 में किसकी जाती है, आई टी आर 7 में जाती है आपकी जो सेक्शन 139, सेक्शन 139 4A, 139 4B और आपकी 4C, जो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ट्रस्ट, इन सब की जो रिटर्न होती है वो आपकी जाती है 39 में। यहाँ पे दोबारा बता दूँ, आई टी आर 7 जाता है आपका रिलीजियस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, और आई टी आर 6 जाती है कंपनी जो 11 डिडक्शन क्लेम नहीं करती अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जामेशन अंडर 11। आई टी आर 5 में जाती है फर्म, एल एल पी, ए ओ पी, बी ओ आई, और 4 में जाती है प्रेजेंटिव टैक्सेशन की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कहता है ए सेकेंड हैंड कार इज परचेज फॉर ₹10,000, amount of 1,000 is spent on its repair, 500 is incurred to get the car registered on a name, 1,200 is paid as dealer commission, amount debit to car। देखिए इन्होंने एक कार ली है जिसमें 10,000 का इनका एक्सपेंस हुआ है, कार का कीमत 10,000 है। उसके बाद 1,000 का इन्होंने इसके रिपेयर कराया, ठीक है, और 500 रुपये का इन्होंने कार को अपने नाम पे रजिस्टर कराया, एंड और 1,200 रुपये इनको दिए हैं डीलर की कमीशन। तो आपको बताना है इस कार की कीमत कितनी है, ये कार के अकाउंट में कितने से डेबिट करें। आपको पता है कार एक एसेट है, तो एसेट अकाउंट में डेबिट होती है, ठीक है। आपको कितने से डेबिट करना है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उसकी जितनी भी कॉस्ट है जो परचेज के टाइम हम पे करते हैं, चाहे वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, या मतलब जब तक हमारा एसेट हमारे घर पे आके रेडी टू यूज़ नहीं हो जाता तब तक की सारी कॉस्ट हम उसमें कैपिटलाइज करते हैं, हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपका 10,000 जो उसकी कार की कॉस्ट है, उसमें हम ऐड करेंगे 1,000 जो उसका रिपेयर है, फिर हम ऐड करेंगे 500 जो उसका रजिस्ट्रेशन का वो है, और फिर डीलर कमीशन 1,200। ये सारे एक्सपेंस जो है वो कैपिटलाइज आपके
हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कार की कीमत है वो 12,700 रुपये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड। देखिए, कब आपको पता है 2-3 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, जिसमें मेन है स्ट्रेट लाइन मेथड जो सेम रेट से चार्ज होता है, फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज होता है, जैसे जैसे वो घटती जाएगी वो उस पर चार्ज होता जाएगा। तो देखिए ये क्या करता है, रिटर्न डाउन प्रोवाइड फॉर नील डेप्रिसिएशन, इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, लेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लेटर ईयर, मोर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। जो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है ये हर साल आपका कम होता चला जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 10,000 का कुछ सामान खरीदा, ठीक है, आपने मान लीजिए वो कार खरीदी थी 10,000 की, पहले साल 10% का डेप्रिसिएशन है, तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा 1000 10% पे, आप यहाँ पे बचे 9,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर फिर से आपका 10% लगेगा, लेकिन अब वो लगेगा 9,000 पे, तो 9,000 का 9%, 900, अब ये आया 8 ना, ये आपका आया 8100। तो यहाँ देख सकते हैं आपका पहले 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन था, अब 900 रुपये है। तो इसका मतलब ये लेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लेटर, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे, ईयर बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे डेप्रिसिएशन आपका डिक्रीज होता जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ऑडिट रिपोर्ट अंडर 142A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1965 इज फाइल्ड अंडर। देखिए जो इस ऑडिट अंडर 142(2)A 142(2)A का जो ऑडिट होता है वो कौन सा ऑडिट होता है, वो होता है आपका स्पेशल ऑडिट, जो आपका कमिश्नर करता है। जब उसको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डाउट होता है तो वो आपको एक ऑडिट बोलेगा आपके करवाने के लिए, उस ऑडिट को हम कहते हैं स्पेशल ऑडिट। उसकी जो फॉर्म है वो है फॉर्म 6A, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ड्रॉवर डिस्काउंट अ बिल ही डेबिट्स। जब एक ड्रॉवर जो है वो बिल को डिस्काउंट करता है तो वो क्या डेबिट करता है। देखिए बिल डिस्काउंटिंग की जो एंट्री है वो हमने आपको रिवीजन वीडियो में पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज की, आपको 1 घंटे की वीडियो है, मुझे लग रहा है 40 मिनट की वीडियो है वो, उसमें मैंने आपको पूरे अच्छे से बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कराया है। उसमें एक एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ये एंट्री होती है, इसमें हम क्या डेबिट करते हैं, इसमें बैंक डेबिट करते हैं, डिस्काउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या डेबिट करना है, बैंक और डिस्काउंट में से एक ही अकाउंट दे रखा है इन्होंने, बैंक, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बाय अ नॉन बिजनेस एसएससी। देखिए जो नॉन बिजनेस एसएससी है, मतलब जो बिजनेस एसएससी नहीं है, यानी कि एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस नहीं करता, क्या है, इंडिविजुअल, उसकी ड्यू डेट क्या है। देखिए आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई, 31 जुलाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 5, 6, 7, 8। 8th क्वेश्चन आपका, A new firm commenced business on 1st January 2006 and purchased good costing rupees 90,000 के गुड खरीदे इसने। During the year a sum of 6,000 was paid at freight, फ्राइट इन्होंने पे की 6,000 की। एट द एंड ऑफ ईयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अनसोल्ड गुड 12,000 है। सेल ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको सेल दे रखी है, इस क्वेश्चन में आपको अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, और इसमें ये गुड कॉस्टिंग 90,000 ये परचेज दे रखी है आपकी, और यहाँ पे 6,000 का आपको
फ्राइड देना है। तो आपको प्रॉफिट बड़े सिंपल तरीके से निकालना है। यहाँ आपको लिखना है प्रॉफिट क्या होता है। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू आपकी जो टोटल सेल होती है, टोटल सेल, उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करेंगे, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसमें से हम लेस करेंगे, ऐड करेंगे फ्राइट, आपका जो फ्रेट है, ठीक है। अब इसमें से हम और क्या लेस करेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अनसोल्ड, अनसोल्ड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टोटल सेल है कितनी, टोटल सेल आपकी 1,20,000, यार इसमें कुछ दिक्कत हो रही है आज, 1,20,000, 1,20,000 माइनस करेंगे हम क्या, कॉस्ट ऑफ गुड, माइनस करेंगे 90,000, प्लस करेंगे फ्राइट, रेट आपका 6,000, और फिर यहाँ से माइनस करेंगे आपका 12,000 जो अनसोल्ड, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1,20,000, ये 90 से 96, 96 12 और माइनस इतना, तो ये आपका टोटल निकल के आएगा कितना, और 36,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 36,000 रुपये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9, which form is used to file report of an accountant to be furnished by SSC under subsection 3 of section 50B of Income Tax Act 1961 relating to the computation of capital gain in case of the स्लम सेल में अकाउंटेंट को, स्लम सेल होता है जब पूरा बिजनेस का आप एक हिस्सा होता है वो पूरा ही बेच देते हैं, तो उसको कहते हैं स्लम सेल। उसमें एक अकाउंटेंट को एक रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ती है, रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंट, वो किसको फर्निश करनी पड़ती है, ऑफिसर को, वो फर्निश करती है आपको फॉर्म नंबर CE, फॉर्म 3CE, फॉर्म 3CE में फर्निश करनी पड़ती है आपको रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई ये जो और बाकी फॉर्म है ये किस लिए है। सबसे पहले फॉर्म 3CD ये आपकी होती है टैक्स रिपोर्ट, ये आपकी जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट होती है जो वो जाती है फॉर्म 3CD में, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 3CB किस लिए होता है, देखिए कुछ ऐसा होता है जिनको दूसरे अकाउंट के, दूसरे लॉ के अंदर ऑडिट करवाना पड़ता है, जैसे कंपनीज एक्ट में कुछ को नहीं करवाना पड़ता, तो 3CB उनकी रिपोर्ट जाती है जिनको अदर उसमें ऑडिट नहीं करवाना पड़ता, ठीक है, अदर लॉ के अंदर ऑडिट नहीं करवाना पड़ता, वो है फॉर्म 3CB में। फिर आता है फॉर्म 3CE, फॉर्म 3C जो है वो है नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट के केस में या फिर फॉरेन कंपनी के केस में आपको ऑडिट नहीं करवाना पड़ता, ऑडिट की रिपोर्ट आपको देनी होती है फॉर्म 3CE में। तो याद रखिए 3CE नॉन रेसिडेंट, 3CEA अकाउंटेंट की रिपोर्ट स्लम सेल में, फॉर्म 3CB अदर लॉ में, फॉर्म 3CD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। आपके सिलेबस में स्पेशली लिखा गया था कि फॉर्म आपको पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 कहता है आपका वन Mrs. P Limited has incurred 50,000 on increasing the seat capacity of a cinema hall
विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दिस परसेंट। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि 50,000 रुपये खर्च किए, किसमें, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी आपकी, जो बैठने की कैपेसिटी होती है, मान लीजिए पहले 100 सीट थी तो उन्होंने 50 और लगा दी, तो इससे उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये क्या है, पार्सली कैपिटल, पार्सली रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होनी चाहिए, आपकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, आपकी पावर लाइफ इंक्रीज होनी चाहिए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो इंक्रीज नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ गया, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले आप 100 लोगों को बैठाते थे, अब 150 को बैठाएंगे। तो और ये ऐसा नहीं है कि आपको रोज ही सीट बदलते रहोगे, एक फिक्स सीट भी हो गई आपकी। तो यहाँ पे जो ये एक्सपेंडिचर है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी लाइफ इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, XY Limited of Mumbai invoice good to its branch at Dadar at profit of 20% of selling price. What is the loading price on invoice? देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आता रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैंने आपको एक वो बताया था चार्ट कि जब भी वो जो उसके लिए आप मेरी जो वीडियो है ब्रांच अकाउंटिंग की, उस पर स्पेशली मैंने एक चार्ट कराया था आपको, जिसमें आपको अगर वो चार्ट याद है तो आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कहोगे अगर 20% सेलिंग प्राइस है इसका मतलब 25% क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 25% आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, तो 25% का मतलब है 1/4। तो यहाँ पे आपको इसको देखते ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्नीचर इज परचेज्ड बाय एक्स लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, इट यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर, with a scrap value 40,000, it is sold at 25,000, at the end of 10 year what will be the profit or loss। देखिए फर्नीचर है, 1 लाख का फर्नीचर था, 10 साल उसकी यूज थी, यूजफुल लाइफ, और फिर वैल्यू उसकी स्क्रैप वैल्यू थी 40,000, तो इट इज सोल्ड फॉर 25,000, 10 साल बाद हमने उसे 25,000 का बेच दिया। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस। देखिए 1 लाख का फर्नीचर था आपका, 10 साल लाइफ थी, और स्क्रैप वैल्यू थी 40,000, ठीक है, तो ये आपका आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय 10, 6,000 पर ईयर आपका क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 6,000, तो आपने 10 साल बाद उसको बेचा, तो 10 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 60,000। तो इसकी जो WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू, आज उसकी कीमत कितनी है, मतलब आज मशीन की कीमत कितनी है, तो मशीन की कीमत आज है आप 1 लाख, आपका 1 लाख माइनस 60,000, ठीक है, तो ये आपकी बची 40,000 उसकी आज कीमत थी। आज की मशीन की कीमत अभी कितनी बची हुई थी, 40,000, 40,000 में से आपने कितने में बेच दिया, आपने उसे 25,000 में बेच दिया, तो ये क्या हो गया, आपको 40,000 की चीज़ 25,000 में बेचती, तो ये आपको क्या हो गया, ये नुकसान हो गया, तो यहाँ पे आपको एक नुकसान हुआ, ठीक है। दोबारा समझिए, 1 लाख की थी, 40,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, तो डिवाइडेड बाय 10 करके हमने उसका डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू 10 साल का डेप्रिसिएशन हमने लेस किया, तो वो कितना बचा, उसकी वैल्यू आज के टाइम में बची 40,000, 25,000 उसका सोल्ड हो गई, तो 15,000 का में लॉस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following does not cause difference in bank balance of cash book and passbook, interest and dividend collection by bank, cash paid to creditor, check issued but not presented for payment, interest credited by bank but not recorded। देखिए क्या होता है कि
डज नॉट, कैश बुक और ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर आता है कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। देखिए, अगर बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करता है तो बैंक अपने उसमें अकाउंट में लिख लेगा और कैश बुक में हमें नहीं पता चलेगा, तो ये डिफरेंस करता है। उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने कैश पे कर दिया, ठीक है, ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो डिफरेंस आपका करेगा या नहीं करेगा, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक हमने इशू कर दिया तो हमने अपनी बुक में एंट्री कर दी और नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और पेमेंट के लिए आए नहीं तो डिफरेंस रहेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट कर दिया और उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये भी डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बचेगा वो कैश पेड टू क्रेडिटर। आप क्रेडिटर को कैश पे कर देंगे तो डिफरेंस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपका जो बैंक, मतलब हमें बैंक के ट्रांजेक्शन मेंटेन करनी है ना, तो हम कैश अलग से आपने कैश पे कर दिया तो उसमें तो कुछ डिफरेंस ही नहीं आएगा ना। भाई आपने मैच किसे करना है, जो आपके पास बैंक की बुक है और जो बैंक का रिकॉर्ड आप अपने पास मेंटेन करते हैं, ठीक है, आप उन दोनों का डिफरेंस बताएंगे। और आपने अगर क्रेडिटर को कैश दे दिया तो ये तो बैंक से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये तो ट्रांजेक्शन वैसे भी बैंक में नहीं आना था। कैश पे करने से तो बैंक से थोड़ा कुछ दिक्कत होगी भाई, वो बुक थोड़ा ही है जो आपकी कैश बुक सब्सिडरी बुक होती है, वो नहीं है, ये अलग है, ठीक है। अगर हम क्रेडिटर को कैश पे करेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि ये कैश का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अगर हम चेक पे करते क्रेडिटर को तब डिफरेंस आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कैश पेड टू क्रेडिटर। विच ITR इज फाइल्ड बाय शशि फॉर प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये मैंने अभी आपको बताया था ITR 4, ये क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें मैंने बताया था ITR 4 किसकी ले जाती है, 4480 जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, 44AD 44AE 44AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का बैंक कॉलम बताना है। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 25,500। पेमेंट ऑफ चेक, तो 25,500 क्या है बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। फिर कहता है पेमेंट ऑफ चेक को 5,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस, पासबुक में 2 बार एंट्री हो गई, ठीक है, 2 बार एंट्री होगी, तो इससे क्या होगा, तो हमें बताना है कि कैश बुक में कितना बैलेंस है। यहाँ पे देखो 5,000 की एंट्री है। अब कैश बुक पासबुक में बैलेंस क्या है, पासबुक में बैलेंस अभी 25,000 है। 25,000 क्यों बैलेंस है, क्योंकि 2 बार डिडक्ट हो गए, 2 बार डिडक्ट हो गए, लेकिन कैश बुक में तो एक ही बार डिडक्ट हो गए ना, वही जो कैश बुक है उसमें तो 5,000 एक बार डिडक्ट हुए बस, और पासबुक में 2 बार हुए, तो 2 बार में अगर 25,000 बैलेंस है, अगर एक बार डिडक्ट होते तो 5,000, तो बैलेंस होता 3,500, तो ये ही कैश बुक का आपका बैलेंस होगा। ये क्यों बैलेंस होगा, भाई सिंपल सी बात है, 2 बार आपने पैसे निकाल लिए, अगर वो पैसे ना निकालते तो बैलेंस यहाँ पे 30,500 होता ना पासबुक का, और आपने एक बार कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया होगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट 30,500 आएगा। फिर विच फॉर्म इज यूज फॉर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल और कंटिन्यूस देयर फॉर फंड, देखिए ये फंड जो होते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह या ट्रस्ट होते हैं, इनको एक अप्रूवल लेनी होती है, उसके लिए एक फॉर्म जमा करना होता है, ठीक है, वो आपको बताना है वो फॉर्म कौन सा है। देखिए वो फॉर्म है 9, इसको आप याद कर लीजिए, अप्रूवल लेने के लिए जो फॉर्म सबमिट करते हैं वो है फॉर्म 9। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ ड्यूअल कंसेप्ट, every receiver is also a giver and every giver is also a receiver, double entry bookkeeping principle, बैलेंस शीट इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। 1 मिनट।
ठीक है। एवरी रिसीवर इज ऑल्सो अ गिवर, एवरी गिवर इज ऑल्सो अ रिसीवर। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रिंसिपल, ठीक है। बैलेंस शीट इक्वेशन, हाँ ये भी होता है। एवरी रिसीवर इज ऑल्सो गिवर, एवरी गिवर ऑल्सो, यानी कि डुअल एंट्री डबल एंट्री कह रहा है ये, ठीक है, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ एबीसी क्लॉथ स्टोर। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इज 11,000. Manager is entitled to 10% commission on net profit after charging such commission. Calculate the amount of commission. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कमीशन बताओ। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इज 11,000. नेट मैनेजर इज एंटाइटल्ड 10% प्रॉफिट ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, मैनेजर है, आपका नेट प्रॉफिट 11,000 है, इसमें 1,000 रुपये आपकी ऑलरेडी क्या है, जुड़े नहीं जुड़े, नहीं, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। 11,000 आपका प्रॉफिट है, 10% आपको नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सब कमीशन देना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन। 1 मिनट, ये यहाँ पे इसका ये रॉन्ग हो गया, ये इसका है ही नहीं, इसके यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गए हैं। इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये नहीं है, यहाँ पे इसके ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गए हैं। आप मुझको बस 1 मिनट दीजिए, मैं इसके क्वेश्चन अभी निकालता हूँ। इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है मैनेजर कमीशन, चलिए इसको हम बाद में करेंगे, अभी इसके ऑप्शन नहीं मिल रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और विद रिगार्ड टू डिस्टिंक्ट बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से क्या डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस है? अंडर डबल एंट्री सिस्टम sales purchase are maintained, whereas under single entry system no subsidy book except cash book is maintained। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में सब्सिडी बुक लाइक सेल परचेज ये सभी मेंटेन की जाती है और सिंगल में ये सब मेंटेन नहीं की जाती। ये बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है डबल एंट्री सिस्टम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट पॉसिबल बट इन सिंगल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज पॉसिबल। आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बन सकता है, तो ये कह रहा है कि नॉट पॉसिबल, तो ये यहाँ पे गलत हो। और सिंगल एंट्री सिस्टम में बन सकता है, तो ये उल्टा बोल रहा है, तो यहाँ पे ओनली वन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट। देखिए, डबल एंट्री बुक सिस्टम में हर बिजनेस ट्रांजेक्शन आपके 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड। देखिए, 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड इज ₹40,000। तो ये कह रहा है कि 20% ऑफ इनवॉइस है। मैंने अभी भी बताया था, पीछे क्वेश्चन आया था 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25% ऑफ
कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये लोडिंग का पता कीजिए कितना है, 40,000 है, यानी कि 40,000 आपका कॉस्ट प्राइस है, उसका कितना हो जाएगा 25%, तो ये आ गया आपका 25%, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। तो हैं उनमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ब्रांच अकाउंटिंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट नहीं, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या नहीं है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ कॉपीराइट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कॉपीराइट क्या है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर, जो कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर होती है वो भी आपकी कैपिटलाइज्ड होती है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो आपका करेक्ट है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि हर साल रिन्यू होता है, ये आपका पीरियोडिक नेचर का एक्सपेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग वेयर सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट और kept फॉर ईच डिपार्टमेंट इट इज कॉमनली रेफर्ड एज, वो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग जहाँ सेपरेट बुक ऑफ अकाउंटिंग रखी जाती है, ब्रांच भी कह सकते हैं, या डिपार्टमेंट अपनी सेपरेट बुक रखता है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये ब्रांच अकाउंटिंग में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज ABC ब्रोदर which was registered in the year 2000 has been following straight line method of depreciation, ये स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन यूज करते थे। इन करंट ईयर इट चेंज इज मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू WDV, अब इन्होंने स्ट्रेट लाइन से WDV में चेंज कर लिया। सिंस सच चेंजेस would result in the additional depreciation of 2000 lakhs, as a result of which the firm would qualify to be declared as sick industry unit. The auditor raised the objection to the change in method of depreciation. The objection of auditor is justified because फॉलो करते थे, अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं, और इस चेंज मेथड को चेंज करने की वजह से इनको 200 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन बैठ रहा है, जिसके कारण इनको इतना लॉस हुआ कि ये सिक इंडस्ट्री बन गए। तो ऑडिटर ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई चेंज आपने मेथड डेप्रिसिएशन किया। अब वो कह रहा है कि द ऑब्जेक्शन ऑफ ऑडिटर इज जस्टिफाइड, ऑब्जेक्शन ऑफ एडिटर जस्टिफाइड क्यों है। देखिए इसके ऑप्शन देखिए, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑडिटर, क्योंकि आपने ऑडिटर से नहीं पूछा मेथड चेंज करने के लिए। दूसरा, डेफिनिशिएशन मेथड कैन बी चेंज ओनली फ्रॉम WDBSL, ये कह रहा है कि सिर्फ WDB से SLM में जा सकते हैं, SLM से WD में नहीं जा सकते। जी ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि हम कैसे भी जा सकते, कभी भी कैसे भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, हमें ऑडिटर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी डन ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टेचू चेंज। फोर्थ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंस, तो ये भी गलत। करेक्ट आंसर ये है कि हम डेप्रिसिएशन का मेथड सिर्फ तभी चेंज कर सकते हैं जब चेंज इन लॉ हो, या ये देखिए लॉ, स्टैचू का मतलब होता है आपका लॉ, किसी लॉ के अंतर्गत अगर चेंज हो तो ही हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करेंगे, और वो हम अपनी उसमें डिस्क्लोज करेंगे, और साथ में ये भी लिखेंगे कि हमने इस बार मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है। हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर सकते हैं, WDB से SLM भी जा सकते हैं, SLM से WD भी जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सब जब तभी करेंगे जब लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट हो या कंपनी को इससे फ़ायदा होता हो, नुकसान में हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
office maintain all accounts, then account are used for three main purposes. Which of the following would not apply? जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हेड ऑफिस करता है, वो करता है किस मेथड से? टू रिकॉर्ड चेंज इन एसेट लायबिलिटी कैपिटल, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल में बदलाव देखने के लिए, हाँ जी। टू चेक फॉर थेफ्ट एट बैलेंस, कहीं ब्रांच पे चोरी तो नहीं हो रही, हाँ जी, ये भी हम चेक करते हैं। टू मेजर द क्वालिटीज ऑफ स्टाफ, देखिए इस स्टाफ की क्वालिटी से हमें क्या लेना, ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी तक ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। टू असरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इच, जी बिल्कुल, प्रॉफिट हम जानेंगे हमारी ब्रांच में क्या प्रॉफिट है, हमारी ब्रांच में चोरियाँ तो नहीं हो रही स्टॉक की, एसेट्स लायबिलिटी का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है, हम इसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते कि क्वालिटीज ऑफ स्टाफ हमें जाननी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल ड्रॉ अ बिल ऑन साहिल 3000, कमल ने एक बिल ड्रॉ किया साहिल पे, कमल ने फिर ये बिल रोहन को दे दिया, ठीक है, और रोहन ने ये बिल राकेश को दे दिया। द पेयर पेई ऑफ द बिल, देखिए आपने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की रिवीजन वीडियो देखी है तो ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए थे मैंने, जिसमें ये कहा था कि ये ड्रॉवर होता है, कमल क्या है? ड्रॉवर, एस है ड्रॉई, और ये यहाँ पे इन्होंने बिल इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, राजेश को नहीं, रोहन को यहाँ बिल ट्रांसफ़र किया और रोहन ने फिर आगे राजेश पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो पेई कौन है? देखिए पेई वो होता है जिसके पास बिल है, अभी बिल किसके पास है? राजेश के पास है, तो यहाँ पे राजेश पेई होगा। जिसको अमाउंट, जो पे अमाउंट रिसीव करेगा, ये बियरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके पास होगा उसी को पेमेंट होगी और दूसरे किसी को पेमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर राकेश है। Which of the following refer to an instrument in writing not being a banknote or currency note containing unconditional undertaking signed by the maker of the pay on demand or fixed determined on future certain payment only to the person, order of certain person and to the bearer of instrument। देखिए bearer of instrument पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि आपका क्या होगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की ये सारी डेफिनेशन है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, और एक ऑर्डर होता है कि भाई इतनी अमाउंट पे करनी है और ये बताता है कि इस तारीख को पे करनी है, ठीक है, और बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को पे करनी है जिसके पास होगा। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने रिवीजन वीडियो में भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई फाइनलाइजिंग द करंट ईयर प्रॉफिट the company realized that there was an error in the valuation of closing stock, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर में यहाँ पे क्या है? एरर है क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। उसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक एरर क्या है? एरर ये है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड मोर, ओवर वैल्यूड कर दिया आपने 50,000 से ज़्यादा आपने वैल्यू कर दिया है, उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा? एज अ रिजल्ट उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। देखिए आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है लास्ट ईयर का था, ये हमारा आपका, एक मिनट में बताता हूँ, ये आपका P&L अकाउंट बना रहा हूँ मैं। P&L अकाउंट में आपको पता है P&L अकाउंट में यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता है, यहाँ आती है सेल्स, यहाँ क्या होगी? सेल्स, मान लीजिए 1,00,000 थी, ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए 50,000 था। आपने 50,000 था तो 50,000 से आपने इसको इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया आपका, ये भी 1,00,000 हो गया, ये यहाँ पे आपके 60,000 आपके एक्सपेंस थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया, 2,00,000 माइनस 60,000, तो आ गया आपका 140, यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है।
अभी ये प्रॉफिट कितना है आपका, 140 है, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसको चेंज नहीं करते, किसको, आप इसको 50,000 की जगह, वो 1 लाख की जगह आप इसको कम करके लिखिए 50,000, ये 50,000 हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 60,000 गए, तो ये बचा नेट प्रॉफिट आपका 90,000, ठीक है। पहले आपका प्रॉफिट कितना था, पहले आपका प्रॉफिट था 1,40,000, 2 लाख था, 2 लाख में से 6 गए, 140, अब कितना प्रॉफिट है, वो पहले कितना आना, कितना चाहिए था, ओरिजिनल प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, 90,000, आ कितना रहा है, 140, तो क्या हो गया भाई, आपके ये करने से हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है। प्रॉफिट कितना बढ़ गया है, प्रॉफिट हमारा ओवर स्टेटेड हो गया है। तो अब करंट ईयर में इसका क्या इफेक्ट होगा भाई, जब प्रीवियस ईयर हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया है फालतू, तो इस ईयर में हम कम करेंगे। अब इस ईयर में हम अगर कम करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड, हाँ ये तो ठीक है। करंट ईयर प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड, नहीं प्रीवियस ईयर का बढ़ा है, ठीक है। इस बार तो हम उसको करेक्ट करेंगे ना, तो ये गलत हो गया आपका, प्रीवियस ईयर अंडर स्टेटेड तो होगा ही नहीं। ये भी दो ऑप्शन तो देखो ऐसे ही घट गए। एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है जिसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो होंगे नहीं, यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी होंगे ही नहीं, इन दो में से आपको सेलेक्ट करना है, ये ओवर स्टेटेड है, ये भी ओवर स्टेटेड है, करंट ईयर प्रॉफिट इज अंडर स्टेटेड, तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल का ओवर स्टेटेड होगा और इस साल हम कम करेंगे, इस साल अंडर स्टेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹1 lakh on 1st October 2005. Transportation and installation charges incurred 10,000, 4,000. Dismantling charges, new old machine in place of new machine was purchased amounting to 10,000. ठीक है, market value of machine was estimated 1,20,000. While finalizing the account, A value the machine 1,20,000 in his book of account. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज वॉयलेटेड, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हुआ है, तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कॉस्ट प्रिंसिपल, रियलाइजेशन, ये मैचिंग प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल और पीरियोडिसिटी। देखिए आपकी कितने की मशीन थी, आपकी 1 लाख की मशीन थी, उसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन चार्जेस 14,000 के और जोड़ने थे, ठीक है। डिसमेंटलिंग चार्जेस ऑफ ओल्ड मशीन इन प्लेस ऑन न्यू परचेज अमाउंटिंग टू 4, ठीक है। जो मशीन परचेज की उसमें डिसमेंटलिंग भी आप जोड़ेंगे, उसको डिसमेंटलिंग करके लेके आए, तो यहाँ पे 1, 2, 24, तो जो मशीन की कॉस्ट पड़ रही थी वो हमें 1,24 पड़ रही थी, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू थी वो कितनी थी, 1,20,000। एक मिनट, ये कह रहा है डिसमेंटलिंग ओल्ड मशीन इन प्लेस ऑफ विच न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड, देखिए यहाँ पे ये नहीं जुड़ेगा, ये 10,000 नहीं जुड़ेगा, ये 10,000 इसने नहीं जुड़ेगा, ये तो पुरानी मशीन वाली को हटाया है, तो वो थोड़ा जुड़ेगा, न्यू मशीन से रिलेटेड नहीं है ये कोई पुरानी मशीन थी उसको हमने हटा दिया है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। ओल्ड मशीन थी उसको हटाया तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया, तो ये होगी यहाँ पे 1,14,000, ठीक। ये क्या होगी, इसकी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद मार्केट वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी 1,20,000। यहाँ पे जो कॉस्ट प्रिंसिपल है वो वायलेट हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो आपकी कॉस्ट है या मार्केट वैल्यू है, क्या है मार्केट वैल्यू, उसमें से दोनों में से जो लेस होगा, दोनों में से जो लेस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपको रिकॉर्ड करना है बुक में, दोनों में से लेस कौन सा है, 1,14 या 1,20 में से 1,14, ठीक है। इन्होंने कितना रिकॉर्ड कर दिया, इन्होंने बुक में रिकॉर्ड कर दिया 1,20, दोनों में से जो ज़्यादा है, जबकि करना क्या है, दोनों में से जो कम है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कॉस्ट कंसेप्ट वायलेट हो गया है, क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा
वो ही हमें लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 80,000, 700, opening stock 5,800, closing stock 600, then the purchase। परचेज पूछा है। देखिए, आपको अगर पता हो परचेज क्या होता है, हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज। तो यहाँ पे आपको दी हुई है, क्या दी है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है 700, ओपनिंग दिया है 800, परचेज दी है आपको निकालनी है, तो परचेज लिख देंगे पी, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6000। तो ये यहाँ पे हो गया, ये इधर लेके जाएंगे तो 80, 700। ठीक है, और ये इधर 6000 में से 5800, तो -200 बचेगा, इधर आएगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 200 प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पे परचेज है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? परचेज आ गई 80, 700 और 200, 80, 900। करेक्ट आंसर डी हो गया। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000, सैलवेज वैल्यू 6,000, यूजफुल लाइफ 6 ईयर, एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम। देखिए, जो एसएलएम के अंदर डेप्रिसिएशन का मेथड है वो है आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट में से आप सैलवेज वैल्यू लेस करेंगे डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये आपकी डेप्रिसिएशन की मेथड है। तो कॉस्ट है 1,26,000, उसमें से 6,000 आप लेस करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका 20,000 यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई फॉर 20,000 फॉर 3 मंथ ऑन इतना। ठीक है, द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंकर एट अ चार्ज ऑफ ₹100। एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया 20,000 का 3 महीने के लिए, 1/1/2005 को, और फिर उसको डिस्काउंट करा लिया कहाँ से? बैंक से। ₹100 उसके चार्ज लगा। ठीक, एट मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर। मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर्ड हो गया। इन द बुक ऑफ एक्स फॉर डिसऑनर द बैंक अकाउंट विल क्रेडिट। ये पूछा कि भाई जब बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक इसके अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है, इसको देखिए मैं बताता हूँ कैसे होता है। जब हम बैंक की एंट्री क्या होती है आपकी? बैंक अकाउंट, जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। जब हम बैंक से बिल लेते हैं तो इन्होंने यहाँ पे आई होगी 20,000, ₹100 इनका चार्ज है डिस्काउंट, यानी कि 19,900। तो बैंक ने हमें कितने पैसे दिए थे? बैंक ने हमें ₹900 दिए थे जब हमने बैंक को दिया, क्योंकि बैंक ऐसा तो है नहीं फ्री में आपके काम करेगा। 20,000 का आप उसे बिल दे रहे हो, आप उसे 20,000 का बिल दे रहे हो तो बैंक कुछ तो चार्ज करेगा। तो बैंक ₹100 चार्ज किए और 19,900 आपको दे दिए। अब वो बिल हो गया डिसऑनर, बैंक को पैसे नहीं मिले। अब बैंक ने इतने आपको दिए थे और ये बैंक का चार्ज था, तो बैंक तो पूरे 20,000 का बिल था ना, तो बैंक तो पूरे 20,000 वसूलेगा ना आपसे। अगर दूसरे पार्टी ने पैसे नहीं दिए तो वो तो आपसे पूरा 20,000 कलेक्ट करेगा ना, भाई मुझे तो पूरे 20,000 दे भाई। तो यहाँ पे जो यही पूछा है, तो बैंक कितने से क्रेडिट करेगा? बैंक आपको 20,000 से क्रेडिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, return of 84 has been wrongly posted to the debit of sales return but
रिटर्न अकाउंट बट हैज़ बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सप्लाई बुक, करेक्टली एंटर्ड हो चुकी है सप्लाई बुक में, ठीक है। द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस वुड शो। तो ये अगर आपने हमारा लेक्चर देखा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमने कराए थे, ठीक है। तो ये उसी टेक्निक से, जो हमने टेक्निक बताई थी आपको करने के लिए, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, परचेज रिटर्न थी 84 की, कहाँ पोस्ट कर दी, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट में, ठीक है। आपको पता है एरर क्या है, एरर है, पहला एरर है सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, आपने उसको डेबिट कर दिया, तो डेबिट क्या कर दिया आपने, डेबिट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया आपने, ठीक है। तो क्या कर दो, डेबिट को कम कर दो, तो ये सेल्स रिटर्न को क्या कर दो, डेबिट को अगर हमें कम करना है तो क्या करो, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट कर दो, एरर 1, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है क्या हुआ है, डेबिट हमारा ज़्यादा होगी, डेबिट साइड हमारी ज़्यादा होगी, एक एरर हो गया। एरर नंबर 2, परचेज रिटर्न क्या होना था, क्रेडिट होना था, हुआ नहीं हुआ, परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब डेबिट अगर क्रेडिट हो जाता तो क्या होता, अगर क्रेडिट हो जाता तो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा होता, लेकिन क्योंकि क्रेडिट नहीं हुआ तो किसका बैलेंस ज़्यादा हो रखा है, किसका हो रखा है ज़्यादा, डेबिट साइड का, डेबिट साइड का बैलेंस जो है वो अभी ज़्यादा हो रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो डेबिट साइड, देखिए डेबिट साइड जो है वो यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट होने की वजह से ज़्यादा हो गई, कितने से, 84 रुपये से, ठीक है। और अगर क्रेडिट हो जाता तो ये हमारा क्रेडिट 84 रुपये से ज़्यादा होता, तो ये 84 से भी ये भी कम हो गया, तो टोटल कितना हुआ, 168 से डेबिट हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे डेबिट साइड ऑफ मोर देन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया एक बार और समझाता हूँ, सेल्स रिटर्न है आपका डेबिट होना था, मान लीजिए ये आपको 10 रुपये हैं, ये आपको मिलने थे, ठीक है, आपकी जगह किसी और को मिल गए, तो ये आपका नुकसान कितने का हो गया, आपका नुकसान 10 रुपये का हो गया, ठीक है, 10 रुपये का हो गया, ठीक है। और मान लीजिए आपकी जगह किसी और को मिल गए हैं तो 10 रुपये का नुकसान हो गया, अब उसी बंदे को आपको 10 रुपये और देने पड़े हैं, तो टोटल उसका नुकसान तो 20 रुपये का हो गया ना। भाई सेल्स रिटर्न में डेबिट करना था, एक्स्ट्रा कर दिया तो डेबिट 84 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया, ऊपर से क्रेडिट अगर हम करते तो क्रेडिट का बैलेंस 84 रुपये होता, अभी 84 रुपये से है ही नहीं, तो वो ऑलरेडी लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। To ensure the financial statement as a whole are free from misstatement is the, क्या है ये, ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमें चेक करना होता है कि फ्री है, किससे, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब किसी गलती से कुछ गलत एरर तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो संदिग्ध हो, ऐसा तो नहीं है, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का। इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000, वाइट वॉश एक्सपेंस 5,000, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग 2,50,000, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1,19,000, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बचाना है। देखिए सबसे पहले जो रिपेयर की आपकी रिपेयर की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कितनी है, 25,000, 25,000 आपकी रिपेयर की कॉस्ट है, ठीक है।
उसके बाद वाइट वॉश की कॉस्ट है आपकी 5,000। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है, वो कितना है 2,50,000। उसके बाद 19,000 क्या है आपका, ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, नहीं रेवेन्यू नहीं, इलेक्ट्रिक वायरिंग, ये आपकी है इलेक्ट्रिक वायरिंग। अब हमें बताना है रेवेन्यू। देखिए जो रिपेयर कॉस्ट है, ये रिपेयर कभी भी हो सकता है, हर साल होता है आपका, ठीक है। रिपेयर जो होता है आपको पता ही है, ये क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद वाइट वॉश, जो आपने वाइट वॉश कराया, और दिवाली पे ज़्यादातर लोग अपने घर में वाइट वॉश कराते हैं, तो हर कोई कराता है, तो ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। इससे कुछ एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ रही, लाइफ तो नहीं बढ़ रही, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग में पहले 2 फ्लोर थे, अब 3 फ्लोर हो गए, तो भाई ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना भाई, लाइफ भी बढ़ी, एफिशिएंसी भी बढ़ी, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक जो वायरिंग होती है, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वायरिंग जो है वो भी बिल्डिंग का इंक्लूड होती है। बिना वायरिंग के आप बिल्डिंग में क्या कर लोगे, ठीक है। वायरिंग बहुत एसेंशियल पार्ट है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 25 और 5 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब फील्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब फील्ड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब फील्ड है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है, बुक कीपिंग, ये सब फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी। When the auditor is an employee of the organization being audited, the audit is classified। जब ऑडिटर क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑडिट को क्या कहते हैं। देखिए 2 तरह के ऑडिट होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर का होता है, इंटरनल ऑडिटर हमारा ही एम्प्लॉय होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इंटरनल। While framing an audit plan, auditor should ascertain his dash cost by various legislation on him। देखिए जब हम ऑडिट प्लान बनाते हैं तो हम क्या चीज़ ध्यान में रख के बनाते हैं, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, राइट्स नहीं जी, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हमारा जो जो काम है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी मिली है, या जिसके लिए हमें हमारी जो अपॉइंटमेंट की गई है, उसमें जो टर्म्स होती है, लिखी हुई होती है, वो हमें याद रखनी चाहिए कि हमें क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या क्या हमें काम करना है। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट चलता है गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और ये चलता ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एओ कंसीडर दैट रिटर्न इज डिफेक्टिव, ही में इंटीमेट द डिफेक्ट टू द एसेसिएंट गिवन। देखिए जब एओ कहता है कि एओ को लगता है कि रिटर्न क्या है आपकी डिफेक्टिव है, तो वो इंटीमेट करता है डिफेक्ट एसएससी को, और उसको क्या देता है, अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। 30 दिन के अंदर अपना रेक्टिफाई करो, 15 दिन के अंदर अपना एरर रेक्टिफाई करो, या अपॉर्चुनिटी नहीं देता, या नन ऑफ द अबव। देखिए जब भी वो होता है तो वो 15 दिन का टाइम मिलता है आपको अपना एरर रेक्टिफाई करने के लिए। 15 दिन के अंदर आपको उस एरर को रेक्टिफाई करना होता है और उसको रिप्लाई करना होता है, ठीक है। इफ द लास्ट डेट ऑफ रिटर्न इज अ पब्लिक हॉलीडे, जो आपकी लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, अगर वो पब्लिक हॉलीडे है, तो एसएससी शुड या कैन फाइल रिटर्न ऑन प्रीवियस वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे, या फिर ऑन द सेम डे, या एसएससी शुड आस्क फॉर सूटेबल डेट। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ के आए हैं वो बोलेंगे प्रीवियस डे, ऐसा नहीं है। देखिए जो ये इनकम टैक्स की रिटर्न की बात होती है, रिटर्न ऑफ इनकम इनकम टैक्स के अंदर आती है, उसका जब सेम डे में ही फाइल होगी, चाहे छुट्टी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द सेम डे, अगर 20 तारीख है, 20 तारीख को चाहे छुट्टी है, 26 जनवरी भी क्यों ना हो, तब भी आपको लास्ट डेट है उस दिन रिटर्न फाइल करनी है। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ कंपनी एसएससी, देखिए कंपनी के केस में
लास्ट डेट क्या है रिटर्न फाइल करने की? आपको पता है कंपनी के केस में जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2019 है, 19-20 फाइनेंशियल ईयर है, तो आपको जो रिटर्न है वो 30 सितंबर तक फाइल करनी है, 30 सितंबर 2020 तक। ठीक है, ये असेसमेंट ईयर में हो गया। ठीक है, 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। और हाँ, एक चीज़ और बता दो, इंडिविजुअल के केस में क्या है। इंडिविजुअल के केस में मैंने अभी बताया था आपको, क्या है, 31 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस पेमेंट एक्सीडिंग डैश आर सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। देखिए हॉर्स, ये टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि जब आप विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से जीते हैं तो आपको टीडीएस कितना काटना चाहिए। देखिए हॉर्स रेस के केस में आपको 30% टीडीएस कटता है। ठीक है, कितना परसेंट टीडीएस कटता है, 30%। और यहाँ पे लिमिट कितने की होती है, 10,000 की लिमिट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 10,000 और 30%। लॉटरी के केस में, अगर लॉटरी का केस हो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी में भी सेम है, 10,000 की लिमिट है और 30% आपका अमाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 75 मिस्टर ए है, सैलरी इंडिविजुअल है, पेमेंट करता है रेंट की 51,000 पर मंथ। ठीक है, मिस्टर बी को विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं, कहता है कि नो टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स सिंस मिस्टर ए इज नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट। कह रहा है कि नो टैक्स सोर्स, टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए क्योंकि इनको ऑडिट के अंदर नहीं आते। सेकंड कहता है टीडीएस एवरी मंथ 10% कटता है रेंट पे। ठीक है, फिर टीडीएस एवरी मंथ 5% ऑफ रेंट, फिर टीडीएस एट रेट 5% ऑन एनुअल रेंट फ्रॉम रेंट पेड फ्रॉम द मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है, वो है आपका क्या, लास्ट मंथ में टीडीएस ऑन एवरी मंथ 5% ऑफ रेंट पेड टू मिस्टर बी। देखिए जो कोई इंडिविजुअल होता है जो 50,000 से ऊपर का अगर रेंट दे रहा है पर मंथ, तो वो उसको टैक्स काटना जरूरी होता है। कितने रेट से, 5% की रेट से उसको टैक्स काटना जरूरी होता है इंडिविजुअल सैलरी केस। ठीक है, नेक्स्ट, Mr. P is entitled to a basic salary of 50,000 per month, DA 10,000 per month, 40% of which form part of retirement benefit. He is also entitled to HRA of 20,000. He actually lives with his parents in Mumbai and does not pay any rent. देखिए यहाँ अपने पेरेंट के साथ रहता है और ये कोई रेंट पे नहीं करता। मार्केट रेंट ऑफ हाउस इज 20,000 इन मुंबई, कैलकुलेट HR। देखिए अगर आपको HRA निकालना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 1 सेकंड में खत्म है। देखिए HRA कैसे निकालते हैं। HRA में 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले एक्चुअल HRA जो आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, वो ले लीजिए। दूसरा 50% या 40%, वो सिटीज़ के ऊपर होता है। अगर मेट्रो सिटी में है तो 40%, वैसे है तो वो मेट्रो सिटी में है तो 50% और वैसे आपका 40% होता है। किसका, हो बेसिक प्लस DA जो आपकी सैलरी होती है उसका। और थर्ड कंडीशन है इसकी एक्चुअल रेंट पेड, एक्चुअल रेंट पेड, जो आपने एक्चुअल रेंट दिया उसमें से हम लेस करेंगे 10% की, क्या, 10% ऑफ सैलरी, बेसिक प्लस DA। ठीक है, अब इन तीनों में से जो सबसे लेस होगा, सबसे लेस कम होगा, सबसे लोअर होगा, वो आपका HRA कहलाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में से सबसे लोअर कौन है ये आपको कैलकुलेट करके निकालना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये कह रहा है कि
HRA की जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि आपको HRA एग्जेम्पशन तभी मिलेगी अगर आपको या तो HRA मिलता हो, ठीक है, और दूसरा ये है कि आप रेंट पे कर रहे हों। यहाँ पे ये रेंट पे ही नहीं कर रहा है, ये अपने पेरेंट्स के यहाँ पे रह रहा है, तो एक्चुअल रेंट पे इसका जीरो हो जाएगा, जिसके कारण सारी की सारी इक्वेशन जीरो आ जाएगी, तो इसको HRA की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नील HRA डिडक्शन, HRA सारे के सारा HRA इसका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द फॉलोइंग केस? 2000 पेज फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखिए ये क्वेश्चन जो है हम पहले भी कर चुके हैं, ये हमारी रेक्टिफिकेशन की वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने कराया था। 2000 पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया लेकिन हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो एरर देखो क्या है, ठीक है, एरर नंबर 1 क्या था, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, जिसके कारण परचेज अकाउंट क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, क्या हो गया, डेबिट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा डेबिट हो गया, ठीक है, तो डेबिट ज़्यादा हो गया, इसको क्या करो, कम कर दो, क्या कर दो, डेबिट को कम कर दो। अगर डेबिट को कम करना है तो आपको गोल्डन रूल याद होंगे, डेबिट को अगर हमें कम करना है तो क्या कर दो, क्रेडिट। सेकंड एरर क्या है, सेकंड एरर ये है कि जो फर्नीचर अकाउंट है, ठीक है, वो डेबिट होना था, तो वो डेबिट क्या हुआ, कम हुआ, डेबिट कम हुआ, डेबिट को क्या कर दो, डेबिट को बढ़ा दो। अगर हम डेबिट को बढ़ाएंगे तो क्या करते हैं, जब डेबिट बढ़ाना होता है तो हम करते हैं डेबिट, तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अगर आपने रेक्टिफिकेशन की वीडियो ध्यान से देखी है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बस गोल्डन रूल लगाना है, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है रेक्टिफिकेशन की वीडियो देख के जो आप ना कर पाओ, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वीडियो देख के आप ना कर पाओ। मैंने उसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए, इतने प्यार से मेहनत करके आपको पढ़ाया है। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाएं। कई लोग आते हैं वो सिर्फ देख के वीडियो चले जाते हैं और लाइक नहीं करते, ना कमेंट करते हैं। देखिए इससे हमें भी आगे और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है, हम भी सोचते हैं कि ठीक है यार, बच्चे कह रहे हैं कि सर और वीडियो बनाओ, तो हमारा भी मन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू परचेज, कितना, 2000, 2000, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये पूछा गया है परचेज अकाउंट रेक्टिफिकेशन एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये करेक्ट है, लेकिन ये 4000 से नहीं होगा, 2000 से होगा, ये भी गलत है। परचेज अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। When the credit balance equal to debit balance, the trial balance check and show dash. It is also indicate that there were no error made during the, जब भी क्रेडिट इक्वल टू डेबिट होता है, ट्रायल बैलेंस बताता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, ये मैंने ट्रायल बैलेंस की वीडियो में आपको बताया था। नेक्स्ट, इन द इनकम स्टेट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री डेट गिव अ लो कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी सोल्ड इज कैटेगराइज्ड एज, इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। इन्वेंट्री जब लो कॉस्ट कमोडिटी स्टॉक जो है हमारे पास है, अगर तो हम करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे बाद में आया उसको हम सबसे पहले भेजेंगे, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए आपको बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज की रिवीजन वीडियो में, और इसमें भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने कहा था कि अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है, ये करेक्ट है। फिर है इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर, ठीक है। इट कैन बी ओरल,
ये गलत है, इट शुड बी इन राइटिंग। ये भी सही है, इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉ ही होगा ये, इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोट अ फीचर है वो करेक्ट आंसर है, इट मस्ट बी, कि इट कैन नॉट बी ओरल, इट कैन बी ओरल। ठीक है, ये रिटर्न में ही होता है, साइंड बाय ड्रॉ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सबकी वीडियो ख़त्म हुई। हम 50 क्वेश्चन लाए थे, हमने 50 के 50 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन हम कम रह गया, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो मैं लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो बनाएं और आपको इससे हेल्प होती है तो हमें बताएं, हमारे उस पर कमेंट करें, आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और ग्रुप्स में जितने भी हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू।